जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शांति क्लासेस पे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.3 में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 13 पे हमारा 1.2 के बाद 1.3 के लिए पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है। तो 1.3 में हम क्या समझेंगे। 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में हमें प्रूफ क्या करना है। इसमें एक ओवरव्यू देखते हैं हम कि इसमें आज हमें पढ़ना क्या है। तो आज हमें ये पढ़ना है कि अभी हमने अभी तक सब कुछ जान लिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। ये सारे नंबर्स हमने जान लिया। यदि आपको याद नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 1.1, उसे आप अच्छे से देख लीजिए। यदि आपको रिवीजन नहीं है, आपको याद नहीं है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनरेशनल नंबर क्या होते हैं, बाकी सारी चीज़ें, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उसमें डिटेल से बताया गया है। यदि वही चीज़ें हम फिर से यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो एक तो अच्छे से पूरा बता नहीं पाएंगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए यदि आपको याद नहीं है तो, और याद है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि याद नहीं है तो आप पहले वो वीडियो देख दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है डाल दूं, पर यदि डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप प्ले लिस्ट पे जा करके नाइन्थ क्लास का फर्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.1 जो है उसे आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में जानेंगे कि इनरेशनल नंबर तो हम जानते हैं कि इनरेशनल नंबर क्या होता है, पर हमें प्रूफ करना है कि कोई इनरेशनल नंबर होता है, अर्थात प्रूविंग इनरेशनैलिटी ऑफ इनरेशनल नंबर। तो यही चीज कह रहा है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अर्थात अपरिमेय संख्याएं का फिर से हम उनके बारे में जानेंगे। तो ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, फिर से लिखते हैं प्रूविंग इनरेशनैलिटी ऑफ इनरेशनल नंबर। मतलब कि कोई भी हमारा इनरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, हम पहले समझा देते हैं कि इनरेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर, सारे नंबर इनरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो उन्हीं को हम प्रूव करेंगे। इसमें प्रूफ करना है कि यदि मैं बोल दिया √2, ये तो हमें पता है कि इनरेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए कि ये इनरेशनल है तो कैसे है। तो इसके लिए जानने से पहले हमें कुछ और जानकारी होनी चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। तो थोड़ा पहले जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर में क्या होता है, इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दो भागों में कौन कौन सा, पहला कि विथ डेसिमल, अर्थात हिंदी वालों के लिए कि जो नंबर पॉइंट वाले होते हैं, ऐसे नंबर जो पॉइंट वाले होते हैं, दशमलव वाले होते हैं। और दूसरा नंबर कैसे होता है, विदाउट डेसिमल, अर्थात बिना बिना पॉइंट वाले। तो डेसिमल नंबर में क्या क्या होता है कि इसे भी तीन प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एक नंबर हो गया 1.2, 2.3। तो ये नंबर क्या होते हैं कि ये 1 पॉइंट के बाद रुक गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए, अर्थात उसके आगे कोई और नंबर नहीं आ रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, ऐसे नंबर को कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। अर्थात शांत संख्या।
शांत संख्या मतलब कि पॉइंट के बाद वो नंबर रुक चुका है, उसके आगे कुछ और नहीं हो रहा है। और दूसरे प्रकार के क्या होते हैं, दूसरे प्रकार के हो सकते हैं कि आप जैसे 1.3333 कोई एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो वही नंबर है, सेम नंबर है, बार बार आ रहा है, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, समाप्त नहीं हो रहा है, वो शांत नहीं है, और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या होगा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, अर्थात अशांत संख्याएं। ठीक। और एक प्रकार का तीसरे नंबर का डेसिमल में क्या होता है कि 1.321425, ये कभी भी ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, अर्थात शांत भी नहीं हो रहा है, और कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक। तो इन दो नंबर में हम देखेंगे, जो ये दो नंबर हैं डेसिमल के, जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो हैं, अर्थात टर्मिनेटिंग नंबर ये और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये दोनों नंबर हमेशा रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर अर्थात जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q एक इंटीजर होंगे और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऐसे नंबरों को रेशनल नंबर कहेंगे। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, वो हमेशा इनरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक। अब चलते हैं, ये आप समझ गए होंगे, विथ डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से ये दोनों हो जाएंगे रेशनल नंबर और ये हो जाएगा इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर हम आपको बता चुके हैं कि इनरेशनल नंबर वो होते हैं, इनरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखते हैं कि विथ डेसिमल में क्या क्या होता है। विथ डेसिमल में सारे इंटीजर्स आते हैं। ठीक। सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं। जैसे इंटीजर क्या होते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर में आते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, या कि उसके साथ शून्य भी हो, अर्थात 0 के बाद इधर 1 2 3 4 5 डैश डैश, और इधर निगेटिव में -1 -2 -3 -4, ये सारे, इसमें डेसिमल है, पॉइंट है नहीं है, दशमलव नहीं है, तो ये सारे नंबर इंटीजर्स कहलाएंगे। उसमें से ये जो नंबर है इधर से एक से जो होगा पॉजिटिव में, इसे पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, और 0 के जो लेफ्ट साइड है उसे निगेटिव इंटीजर कहेंगे। ठीक। और जो शून्य है उसे नॉर्मली हम 0 इंटीजर या कि शून्य पूर्णांक बोलेंगे। ठीक। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, उसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, हिंदी में। अब इतना हम समझ गए। अब हम चलते हैं इस मेन चैप्टर पर। ये चैप्टर का क्या कहना है कि हम आपको बताएं कि इसमें क्या करना है, प्रूव करना है इनरेशनलिटी इनरेशनल नंबर का, कि इनरेशनल नंबर जो होते हैं वो इनरेशनल नंबर होते हैं, वो हमें प्रूव करना है। तो चलते हैं हम अपने बुक की ओर और देखते हैं कि बुक में क्या है। बुक के पेज नंबर 14 पे है। 14 पे एक प्रमेय 1.3 अर्थात थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम 1.3। तो इस थ्योरम का कहना क्या है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है,
अर्थात इस थ्योरम का कहना क्या है कि यदि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, समझ लीजिए आप बोल रहे हैं 36, 36 एक स्क्वायर है, ए मान लेते हैं 6, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब 36 और कहने का मतलब क्या है इसका कि ए स्क्वायर जो 36 है यदि किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, अर्थात मान लीजिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, 3 6, 12 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि यदि ये नंबर 36 यदि 12 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या है ए स्क्वायर है, तो इसका ए क्या है 6 है। तो हमेशा हर नंबर के साथ 6 का भी डिवाइड होगा 3 के साथ, 3 दूनी 6। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से बताता हूं। इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर, एक ए नंबर ले लीजिए, ए नंबर ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं कि 25, ठीक 25 ले लिए, 25 लेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, हम छोटा नंबर लेते हैं, आपको ज्यादा बेटर लगेगा। चलिए 5 ले लेते हैं, 5 ले लेंगे, ए बराबर ले लेते हैं 5, जो कि ए स्क्वायर देगा हमें 25। अब ये 25 थ्योरम यहां से शुरू होता है, कहना क्या चाह रहा है कि एक अभाज्य संख्या p एक अभाज्य संख्या है, अर्थात अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका 2 से भाग ना जाता हो, ठीक, सॉरी, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं अर्थात प्राइम नंबर जिनका भाग 1 से जाएगा या कि वो स्वयं से भाग जाएगा। तो 5 एक p को ले लेते हैं, एक अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर जो कि हमारा एक 5 है, जो कि 25 को डिवाइड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब ये थ्योरम में ही कह रहा है कि यदि p ए को विभाजित कर रहा है। इतना अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, जब हम क्वेश्चन करें तो ये चीजें आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक। ये सारे थ्योरम का जब क्वेश्चन करेंगे तो वो सारे थ्योरम वहां पे यूज होंगे। तो एक एक लाइन समझा रहा हूं, यदि p जो कि एक अभाज्य संख्या है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अर्थात 25 को विभाजित कर रहा है, अर्थात 25/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, अर्थात पूरी तरह से विभाजित कर दिया। तो यदि ये ऐसा कंडीशन आ रहा है तो p a को विभाजित करेगी, p a को विभाजित करेगी, तो a क्या है 5 है, उसे भी p विभाजित करेगी जो कि हमारा 1 आएगा। ये हमेशा सेटिस्फाई होगा, ये बात हमेशा सत्य होगी, ये हम थ्योरम 1.3 में समझ गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जा रहेगा। यदि क्वालिटी आपको कम लग रही है तो आपके मोबाइल का क्वालिटी जो है धुंधला दिख रहा हो तो आप मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तो आपको अच्छे से दिखेगा, साफ दिखेगा। आई थिंक 360 पे आप कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। यदि नहीं दिख रहा है तो, और दिख रहा है तो कोई बात ही नहीं, 360 पे कर लीजिए, आपको वीडियो साफ दिखेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आगे है थ्योरम नंबर 1.4, प्रमेय 1.4। इसमें क्या कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, बट इसे हमें प्रूव करना है, ठीक, इसे हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं ब्लैंक पेज में और समझते हैं कि √2 को हम अपरिमेय कैसे प्रूफ करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन के साथ, ये इन्हीं क्वेश्चन के साथ कि हम प्रूफ कर लेंगे √2 है, √3, √4। √4 तो इरेशनल नंबर नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, √4 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये √4 =
2 आ जाएगा। 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर कहलाएगा। तो 4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो देखते हैं कि √5 हो गया, √6 हो गया, और जैसे 2√5 हो गया। इन सभी नंबरों को एक ही तरीके से, यदि हम एक क्वेश्चन को अच्छे समझ गए तो सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, उसी तरह प्रूव करने हैं जैसे हम पहला क्वेश्चन प्रूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा कि हम √2 को इरेशनल या अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, इसे ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर जो रेशनल है उसको यदि हम इरेशनल के साथ प्लस करेंगे तो हमेशा हमें उत्तर में इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक, कैसे वो हम बताते हैं। आर यदि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से यदि माइनस करेंगे तो भी हमें से हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। यदि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। यदि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं, अर्थात रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। और यदि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल भी आ सकता है या कि फिर रेशनल नंबर भी आ सकता है। अर्थात रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो ये कैसे होगा ये देखते हैं। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं रेशनल नंबर में 3 प्लस इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा √5। तो ये जब पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये पूरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसी को ले लेते हैं 3 - √5, ये भी एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। √5 - 3 ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। और रेशनल नंबर क्या है 3 और इरेशनल नंबर √5, तो ये जो इन तीनों का ये दोनों का मल्टीप्लाई है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। अर्थात 3√5 भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि इरेशनल है तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं इरेशनल नंबर √3 और √3, ये दोनों इरेशनल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 3 होगा, जो कि एक रेशनल नंबर होगा। ये एक रेशनल नंबर है, तो हम प्रूव कर लिए कि इरेशनल नंबर के जो मल्टीप्लाई होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। उसी प्रकार यदि हम √5 और √3 ले लेते हैं तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इरेशनल होगा, 5 × 15। तो हमें क्या मिला कि इरेशनल नंबर के जो मल्टीप्लाई होंगे वो रेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। बाकी हर कंडीशन में हमें जो आंसर है वो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। ठीक, अब चलते हैं, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कि √2 को प्रूफ करते हैं कि ये इरेशनल कैसे है। तो प्रूफ क्या करना है, √2, √3, √5, √6 किसी को भी हम प्रूफ करेंगे एक ही तरीके से करेंगे तो हम समझ लेते हैं √2 के बारे में। तो प्रूफ क्या करना है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने का मेथड क्या होता है, इसका एक प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें जो हम एग्जाम में भी लिखेंगे और यहाँ पे भी समझते हैं। तो प्रॉपर तरीके से समझिए कि इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि √2 इज अ रेशनल नंबर। हम इसे मान लेंगे, माना या लेट, और हिंदी वाले लिखेंगे कि माना। अभी हम इसमें वाई लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, दोनों भाषा में अभी आपको समझा रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी वाला समझें, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला समझें। बट आगे वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ इंग्लिश बताएंगे, हिंदी में जो एक्सरसाइज होंगी उन एक्सरसाइज हम हिंदी में दे देंगे, और जो आगे के क्वेश्चन है उसे हम इंग्लिश में बता देंगे। और
पॉइंट में समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें उम्मीद है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या, यदि √2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है कि √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे Q = 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q, इस बात को ध्यान रखिएगा कि P और Q हमेशा को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एक या एक से ज्यादा एक या खुद से ही भाग जाए, अर्थात इनका HCF हमेशा एक होना चाहिए। P और Q के HCF हमेशा एक होना चाहिए, अर्थात जैसे बोल दिए कि 25/100, ये P/Q एक को प्राइम है, क्रो प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम 25 से काट देंगे, कोई एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो 25 से कम 25 और 25 × 100, ये नंबर 1 और 4 ये क्रो प्राइम है, क्योंकि अब ये नंबर और किसी और से नहीं कटेंगे। क्योंकि यदि 25 और 100 का HCF क्या आ जाता, 25 आता, लेकिन हमें HCF हमेशा एक चाहिए क्रो प्राइम के लिए। तो 1/4 जो है हमारा सबसे छोटा रूप है 25/100 का, जिसका HCF हमेशा एक होगा, ठीक। उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पे हम 5 से भी काट सकते हैं, तो 5×25 और 20 ये भी होगा, बट यहाँ ये भी नहीं है, अभी ये भी हमारा क्रो प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें फिर से 5 से जा रहा है, तो 5 × 5 और 5 × 20, इसके बाद जाके होगा ये क्रो प्राइम। तब तक काटेंगे जब तक ये नंबर कटेगा, तभी हम वो लास्ट में आंसर लिखेंगे कि ये हमारा P/Q है, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये ऐसे नोट करते जाइए, ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इधर के समझा रहा हूँ मैं, और नोट आपको ये करना है इधर वाले, ठीक। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि अभी हम समझ गए कि √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब Q को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, √2Q = P। अब यहां पे लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हिंदी वाले लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, अर्थात यहाँ पे दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं कि LHS और RHS पर दोनों ओर स्क्वायर करने पर, ठीक। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 √2 का 2, Q का Q² = P², ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद 2 को इधर ले आएंगे तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²/2, ये आया। अब यहाँ पे देखिए, इसके आगे यहीं पे समझाते हैं, इसके आगे क्या होगा कि हमने देखा था थ्योरम नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि कोई भी अंक यदि A²/P है, यदि कोई भी नंबर P जो है वो A² को यदि डिवाइड कर रहा है तो ये A/P भी सही होगा, अर्थात A की जगह क्या है, हमारे पास P है, और 2P की जगह 2 है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि P² 2 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स P² =
2 डिवाइड p आल्सो, अर्थात यदि 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक, अर्थात p/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आया है, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2, या कि p इसे हम लिख सकते हैं p/2। तो p/2 को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक, तो इस वैल्यू को जो हमारा ये पहला इक्वेशन आया था, यहाँ पे हमारा ये पहला इक्वेशन, इसे हम पहला इक्वेशन मानेंगे। तो ये p/2, p की जगह क्या हो जाएगा, अब p इक्वल टू हो जाएगा 2c। ठीक, अब इस p के मान को इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 2q इक्वल टू p, 2q इक्वल टू p। तो इस p के जगह में क्या रखेंगे, 2q इक्वल टू 2c। ठीक, पहला इक्वेशन क्या था, √2q इक्वल टू p, तो हमें √2q इक्वल टू p है, तो p के जगह में 2c लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि c2 को इधर लेके आएंगे। जब 2 को यहाँ से आगे करते हैं कि इधर अभी हमने किया, डिवाइड किया, इसके बाद फिर से हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट निकालना है, तो c को q स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक, अब फिर से यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट लगेगा कि यदि कोई भी अंक q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी डिवाइड करेगा, अर्थात यदि q स्क्वायर बाय 2 सही है तो q बाय 2 भी सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे कि यदि q स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c स्क्वायर है तो q स्क्वायर नहीं, q बाय 2 भी इस नंबर को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात इसे हम जैसे पहले में c माने थे, इसे हम मान लेते हैं d। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा q इक्वल टू 2d। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पिछले में क्या आया था, p इक्वल टू 2c आया था, p इक्वल टू 2c, और यहीं पे ये आ गया है q इक्वल टू 2d। ठीक, अब देखिए ये 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि p/q एक को प्राइम होना चाहिए। क्रो प्राइम अर्थात इनका जो कॉमन नंबर है वो किसी और से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा। तो ये दो से कट रहा है, इसके दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाए, c और d, पर ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, अर्थात हम कहेंगे कि ये p और q जो हमारा आया है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात इसमें 2 एक कॉमन नंबर है, जबकि हमें p/q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम लास्ट में आंसर पे क्या लिखेंगे वो देखते हैं। p एंड q इंग्लिश वालों के लिए है, हिंदी वालों के लिए इसके बाद बताते हैं कि लास्ट पे क्या लिखेंगे, कि यहाँ तक हमें प्रूफ हो गया। अब लिखेंगे कि p एंड q ये हमेशा हर क्वेश्चन पे लिखना है, ये आप इसे चाहिए तो आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पे लास्ट पे लिखना ही लिखना है, हर क्वेश्चन, वो चाहे √2 आप प्रूफ करें, √3 प्रूफ करें, जो भी आगे आप प्रूफ करेंगे वो सब में ये लास्ट पे लिखना ही पड़ेगा, हम आपको बताएंगे।
P एंड Q कैन नॉट हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 की जगह कुछ और हो जाएगा, सेम ही चीज नहीं होगा, बस थोड़ा डिफरेंस होगा। 2 इसमें क्या कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 एज कॉमन फैक्टर बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम एंड हैविंग HCF1। HCF1 आना चाहिए बट इसमें HCF2 आ रहा है, कॉमन नंबर 2 आ रहा है, इसलिए जो हमने वी हैव रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने सोचा था कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो गलत निकला। इसलिए फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे कि √2 इज अ इनरेशनल नंबर। ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये हम √2 को इनरेशनल नंबर प्रूफ कर चुके हैं। अब चलते हैं कि एग्जाम्पल नंबर, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। उससे पहले आपको बता दें कि हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि यहां से लिखना सुनाएंगे। अतः ए और बी कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो 2 आया था, परंतु इसमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो हमने सोचा था वो गलत हमें महसूस हो रहा है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अर्थात एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 कॉमन नंबर आ रहा है। इसलिए अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हम हिंदी वालों के लिए ये हो गया है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। अभी हमने √2 को प्रूफ किया, अब हमारा एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे भी उसी तरह प्रूफ करेंगे जैसे हमने √2 को प्रूफ किया है। ये हमने पूरा अच्छी तरह से लिख दिया है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही पेपर में लिखना है, और ये हिंदी वालों के लिए है। इंग्लिश वालों के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में √2 के साथ बता दिया, हिंदी वालों के लिए √3 के साथ बता देता हूँ। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, अब आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे इंग्लिश से लेट्स √3 इज अ रेशनल नंबर, तो इसमें √3 इक्वल टू P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं यदि एक परिमेय संख्या है तो, और P और एक Q सह अभाज्य संख्या है। Q और P और Q का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। जब सह अभाज्य संख्या है अर्थात HCF हमेशा 1 होगा। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे कि √3 इक्वल टू P अपॉन Q। अब जब Q को इस साइड ले जाएंगे तो हमने आपको बताया था कि जो साइन है प्लस इक्वल के बाद यदि इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाएगा, गुणा भाग में हो जाएगा और भाग गुणा में हो जाएगा। तो इसके साथ क्या है, भाग के साथ है P और Q का, तो इधर जाएगा तो गुणा के साथ हो जाएगा, तो √3Q इक्वल टू P हो जाएगा। अब दोनों ओर स्क्वायर करने पर, ये दोनों की तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक, अब 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाय 3। अब हमारा थ्योरम नंबर 1 यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यूज होगा। तो थ्योरम नंबर 1 का कहना क्या है कि यदि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, P स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः P से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P अपॉन 3 इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे C। ठीक, तो वो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 3C हो जाएगा, अर्थात P का मान समीकरण 1 पर रखने पर, जो ये हमारा समीकरण 1 आया है, एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर 1 है, उस पर P का मान रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √3Q इक्वल टू 3C। अब इसमें फिर से दोनों ओर स्क्वायर करने पर, जब हम दोनों इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, 3Q स्क्वायर इक्वल टू 3 का 9C स्क्वायर। अब ये 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू C स्क्वायर। 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू C स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा
फिर लिखेंगे क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः क्यू से भी विभाजित होगा, यहाँ पे क्यू होगा, क्यू से भी विभाजित होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 3 इक्वल टू डी मान लेंगे, जैसे वहां पे सी माना था यहाँ पे हम डी मान लेंगे, तो क्यू इक्वल टू 3D हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आया था P इक्वल टू 3C और यहाँ पे Q आया था 3D, तो P अपॉन Q, P और Q, जो P अपॉन Q है, P आया 3C और Q आया 3D, तो हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q को क्या हो जाएगा 3C अपॉन 3D, जबकि हमारा ये 3 नहीं आना चाहिए इसका, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है, सहअभाज्य संख्या है, इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो हमेशा 1 होना चाहिए, जबकि इसमें 3 आ रहा है। तो वहीं पे अब लास्ट में उत्तर में क्या लिखेंगे, P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए। अतः हमने जो माना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है वह गलत है, अतः उत्तर में क्या हो जाएगा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारी चीजें व्यवस्थित रूप से हम आपको समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या बोला था, रेशनल नंबर प्लस इनरेशनल नंबर हमेशा इनरेशनल नंबर ही होता है। तो वही चीज को हमें, ये रेशनल नंबर है, ये इनरेशनल नंबर है, इन दोनों का जो प्लस है वो भी इनरेशनल नंबर होगा, और रेशनल माइनस इनरेशनल ये भी हमारा इनरेशनल नंबर होगा। तो हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इनरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है वो हम देखते हैं। तो इसमें मानेंगे, पहले लिखेंगे इंग्लिश वाले, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। ठीक, वहाँ पे हिंदी वालों का है, दर्शाइए। आइए अपने विपरीत मान लेते हैं कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब परिमेय संख्या है तो इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, या कि A अपॉन B के रूप में लिख सकते हैं। तो A B मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं हम, तो हम चलिए A B ही मानते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको समझने में बेहतर होगा। तो अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं A और B है, अर्थात जो है हम रेशनल माने हैं, तो हम रूट जो हमारा है 5 माइनस √3 है उसे हम A अपॉन B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अपन P अपॉन Q ही मानते हैं, आप पेपर में P अपॉन Q ही मानिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, तो बीच बीच में यदि बदलेंगे तो हमें डिस्टर्ब होगा है, और बार बार अच्छे से समझने में, याद रखने में दिक्कत होगी। तो हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P और Q एक सहअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम अर्थात जो हमेशा P और Q का जो HCF है वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। अब 5 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 इक्वल टू P अपॉन Q, ये इधर क्या है प्लस चिन्ह है तो इधर जाएगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा 5। अब इस माइनस को इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस P अपॉन Q। अब ये हमारा एक्सप्रेशन आया जो कि हमारा यहाँ पे आ चुका है इस जगह पे। तो √3 इक्वल टू 5 माइनस AY B या कि P अपॉन Q, कुछ भी हम मान सकते हैं।
अब हम देखते हैं, अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है कि जो हमारा √3 है और 5 - a/2 है, तो √3 एक इनरेशनल नंबर है। हमने पिछले क्वेश्चन में ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि √3 हमारा एक इनरेशनल नंबर है, ठीक, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमारा 5 - a/b ये हमेशा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है। 5 तो हमेशा परिमेय संख्या ही होती है और a/b भी हमारा परिमेय संख्या ही होता है। तो इसमें लिखेंगे चूंकि a और b अर्थात p एंड q पूर्णांक हैं, इसलिए 5 - a/b एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक परिमेय संख्या है। तो क्या कह रहा है कि ये हम जानते हैं, क्वेश्चन ये नीचे लिखा क्या है, ये हम जानते हैं, हमें पता है कि ये हमारा परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो वही कह रहा है कि क्वेश्चन को जो हमारा एक्सप्रेशन आया है उसमें तो शो कर रहा है कि ये नंबर इनरेशनल है, ये नंबर रेशनल है, ये दोनों इक्वल है। तो क्या ये √3 इनरेशनल है? तो इनरेशनल तो है, लेकिन ये रेशनल के बराबर शो कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, परंतु इसमें इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, अर्थात जो हमने माना था वो हमें गलत लग रहा है, क्योंकि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि विरोधाभास हो रहा है, तो हम √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे फिर से बता रहे हैं, ठीक ना, समझिएगा, शायद तक यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है, तो फिर से हम अच्छे से समझा रहे हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि √3 = 5 - a/b, ठीक, a/b मानिए या p/q मानिए, s/r मानिए, जो आपको मानना है वो मानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, ये एक वेरिएबल है, इनके जगह में हम कोई नंबर लिख सकते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो कह रहा है कि जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है? नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसमें हमें डाउट है, हमें इसमें विरोधाभास महसूस हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात जब हमारा √3 अपरिमेय संख्या है तो 5 - √3 भी एक पूरी तरह से अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि रेशनल नंबर का यदि इनरेशनल नंबर से माइनस करेंगे तो हमें इनरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। तो हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे भी कह रहा है एग्जाम्पल 11 से पहले देखते हैं कि 10th में लास्ट में क्या लिखा है, हमें यह विरोधाभास अपनी गलती कल्पना के कारण हो रहा है, अर्थात जो हमने माना था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, वो हमने गलत माना था, गलत कल्पना किया था, इसलिए लास्ट में आंसर लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, बस यहाँ पे ये नंबर ये सिर्फ बदल जाएंगे, बाकी शब्द वही रहेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 का कहना क्या है कि दर्शाइए √3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे बताया था कि जब हम रेशनल नंबर का इनरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें इनरेशनल ही मिलता है। तो रेशनल नंबर ये हमारा 3 जो है रेशनल नंबर है और √2 हमारा इनरेशनल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा, इनरेशनल नंबर आएगा। ये हमें पता है, लेकिन हम इसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं कि फिर से हम मानेंगे कि माना √3 √2 एक
परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं। अर्थात हम इसे सह अभाज्य संख्या a और b, जो कि b इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a अपॉन b, b इक्वल टू 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 3√2 इक्वल टू a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। तो a अपॉन b के रूप में लिखेंगे तो b को 3 को कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2 इक्वल टू a अपॉन 3b। अब हम देखते हैं, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ये नंबर जो है ये पूरी तरह से रेशनल नंबर है, पूरी तरह से रेशनल नंबर है, लेकिन √2 हमारा इनरेशनल नंबर है, बट ये दोनों इक्वल बता रहा है। अर्थात क्या √2 भी रेशनल नंबर है? तो नहीं है। तो वही चीज लिखा है कि पुनर्व्यवस्था करने पर हमें √2 इक्वल टू a अपॉन 3b प्राप्त होता है। चूंकि 3a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 3 अपॉन a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए जब ये परिमेय संख्या है होगा तो √2 भी परिमेय संख्या होगा। तो आगे क्या है, परंतु इसमें तथ्य विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास प्राप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि √2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं। तो इसीलिए हमें विरोधाभास हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा पूरा एक्सप्रेशन, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमें यह भी प्रूफ हो गया कि जो रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर के जो मल्टीप्लाई होते हैं वो भी हमारा इनरेशनल नंबर ही होते हैं। हमारा एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.3। हमारे एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है। पहले √5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, फिर 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है, और तीसरे क्वेश्चन में 3 भाग हैं, इन्हें प्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं, प्रूफ करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह बदल जाएगा, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके मोबाइल पर यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होने लगेगा कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके पास डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो कीजिएगा, जो कि यहाँ पे है। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने के लिए आप शेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ये नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपके मोबाइल में जितने भी सोशल मीडिया हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारा पुराने वीडियो, जितने भी वीडियो हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, जब ये आप इस वीडियो को देखने के लिए हमने आपको बोला था कि 9th क्लास का आपको फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारे इस आइकन पे जाना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे होम होगा, वीडियो होगा, प्लेलिस्ट होगा। तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। तो प्लेलिस्ट पे हमारे जितने भी प्लेलिस्ट होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो आपको 10th क्लास के प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी और 9th क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो 9th क्लास का यही वीडियो आपको देखना है। यदि आपको पुराने चीज़ें याद नहीं है तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस चैप्टर के बारे में। जो भी डाउट होगी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे यहाँ पे हम पूरा करके दिखाए हैं। आप इसे भी
नोट करके समझ सकते हैं, या कि हम आपको डायरेक्ट जो हम पुराने क्वेश्चन √3 को प्रूव किए थे वहाँ पे ले चलते हैं। तो देखते हैं कि हम क्वेश्चन को बदल कैसे सकते हैं, हर चीज़ वही लिखाना होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि √5 को प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे √3 की जगह क्या लिख देंगे, √5। √5 माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पे √5 इक्वल टू P/Q के रूप में सकते हैं। P और Q सह आभाज्य संख्या है। P और Q एक HCF का HCF 1 होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे √3 था तो हर जगह बदलते जाना है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि हमें √5 को प्रूव करना है। बस हम ये सारी चीज़ें पूरा फिर से लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो इसी में हम समझते हैं कि कैसे करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे √5 इक्वल टू P/Q। तो यहाँ पे √5Q को इधर ले जाएंगे तो √5Q इक्वल टू P हो जाएगा। अब दोनों ओर स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 5Q² इक्वल टू P²। अब Q² को 5 को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P²/5। यहाँ पे लिखेंगे कि P² यदि 5 से विभाजित है अतः P से भी विभाजित होगा, अर्थात P/5 इक्वल टू C हो जाएगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा 5C। अब 5C हो जाएगा तो P का मान समीकरण 1 पर रखने पर, तो समीकरण 1 पे P का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5Q इक्वल टू 5C। अब फिर दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 5Q² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 5Q² इक्वल टू 25C²। यहाँ पे क्या करेंगे, 25 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q²/25 इक्वल टू C²। 5 से कटेगा तो Q²/5 इक्वल टू C²। तो कहाँ पे आ जाएगा, Q²/5 C²। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि Q² यदि 5 से विभाजित है अतः Q से भी विभाजित होगा। तो Q/5 लिख देंगे, Q/5 इक्वल टू D। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5D। ठीक, अब देखते हैं कि जब 5D आ गया तो यहाँ पे क्या आता है कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5C और Q इक्वल टू आ जाएगा 5D। अब हम देखते हैं कि दोनों ओर 5 से ही हो रहा है। यहाँ पे पहले क्या 3 आता था, अब आ रहा है P/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5C/5D। लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, हमें 5 नहीं चाहिए क्योंकि हमारा को प्राइम नंबर है। को प्राइम में क्या होता है, HCF हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन हमारा HCF दोनों में कॉमन नंबर 5 आ रहा है जो कि गलत है। तो वही चीज़ हम आगे लिखेंगे कि और P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 प्राप्त हो रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 5 प्राप्त हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात को प्राइम नंबर है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए। अतः हमने जो भी माना था कि √5 जो हमें पहले माने थे, √5 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम √5 को पूरी तरह से प्रूफ कर दिए हैं पुराने ही क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, सभी को हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से लिखना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात रेशनल नंबर प्लस इनरेशनल नंबर बराबर क्या हो जाएगा, इनरेशनल नंबर ही होगा।
ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे हम यहीं पे प्रूफ करके दिखाते हैं, यहीं पे समझते हैं इसे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी के सभी क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम आपको भी दे सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट यदि पुराने क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो अगले वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा, आगे वाले में नहीं आया तो और आगे वाले में आ जाएगा। तो हम हर क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार से हैं, उसका सोल्यूशन जो होगा एक ही प्रकार का है। तो इसको देखते हैं। मान लेते हैं हर क्वेश्चन की तरह, मान लेते हैं कि √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 a/b, b = 0 नहीं होना चाहिए, जहां a और b, बस यहाँ पे किसी क्वेश्चन में p/q मानते हैं, किसी में a/b मानते हैं। ये दोनों चीजें सेम है, बस वेरिएबल का फर्क है। ठीक, इस चीज से डाउट कभी मत कीजिए कि यहाँ पे p/q लिया है, यहाँ पे a/b लिया है। आप अपने मन से, आपका नाम राहुल है तो r/s ले लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि r और s है क्या चीज। तो आपको बताना होगा कि जैसे यहाँ पे a और b ले लिया है, तो यहाँ पे बता रहा है कि जहाँ a और b पूर्णांक है, तो आपको भी लिखना पड़ेगा r और s एक पूर्णांक है, तथा a और b में, अर्थात r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात HCF एक से कुछ अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे प्रूव करेंगे 3 + 2√5 = a/b। तो 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b = 3, a/b -3, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इधर 2 को भी इधर ट्रांसफर करेंगे, 3 को कर दिया, अब 2 को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, जब गुणा के साथ है तो इधर चला जाएगा भाग में, अर्थात कि 2√5 = a/b -3 है। तो जब 2 को उधर ले जाएंगे तो √5 = 1/2 a/b -3 ये हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये सारा नंबर, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है, ये हमें पता है। तो यदि ये रेशनल है और दोनों बराबर हैं तो क्या ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है नहीं, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह हमें विरोधाभास की कल्पना करा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या जब होता है तो उसका प्लस भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इनरेशनल नंबर होता है। तो हम लास्ट में लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लाइन आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए, जितने जगह हम आपको बताएं, यहाँ पे बताए तो थोड़ा बहुत 19-20 का आगे पीछे था, पर मतलब वही निकल रहा है। बुक में जो लिखा है उसका भी मतलब यही निकल रहा है, जो हम आपको इंग्लिश में लिखवाए उसका मतलब भी वही निकल रहा है, और जो आपको हम एक ब्लैंक पेज में जो क्वेश्चन नंबर √3 को और √5 को जो प्रूव किए थे, वहां पे जो लिखा था उसका भी मतलब वही निकल रहा है। तो कई भी तरीके से आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं, बट आपका जो मतलब निकलना चाहिए, सारांश जो निकलना चाहिए, वो वही निकलना चाहिए जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 3 पार्ट है। पहला पार्ट में क्या करना है, 1/2 को प्रूव करना है। दूसरे पार्ट में 7√5 को प्रूव करना है, और थर्ड में 6 + √2 के रूप में प्रूव करना है। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, पर फिर भी हम आपको नॉर्मली बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2 को प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, अर्थात परिमेय संख्या है, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं।
बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो √2 को ऊपर ले जाएंगे इस क्वेश्चन की तरह। √2 को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसे उल्टा कर रहे हैं √2/1 कर रहे हैं तो ये भी b/1 हो जाएगा, b/a हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे अब यहाँ पे क्या देखना है कि b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात डिनोमिनेटर हर हमारा 0 नहीं होना, तब हमारे पास हर क्या हो जाएगा a, अर्थात यहाँ पे a भी 0 कभी नहीं होना चाहिए, अर्थात a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब √2 = b/a हो गया। अब b/a देखते हैं, जब b/a क्या है, हमारे पास पूर्णांक है, और जब हमारे ये पूर्णांक होता है तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। अब जब ये रेशनल है तो देख रहे हैं कि √2 इसके बराबर है, तो क्या ये भी रेशनल है? तो हमें पता है कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इनरेशनल नंबर है। जब √2 इनरेशनल नंबर है तो हमारा 1/√2 भी इनरेशनल नंबर ही होगा। ये हम प्रूव कर चुके। अब लिखना कैसे है ये देखते हैं कि a और b अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तो 2 मान लेते हैं। और तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं, और जो इस में लिखा हुआ है उस तरह से भी कर सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ समझ में न आ रहा हो तो हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो एक तरीका हमने आपको बता दिया और दूसरा तरीका यहाँ पे भी दिया है, जो कि हम √2 को जैसे प्रूव किए थे ना, अब यहाँ पे √2 को जैसे प्रूव किए थे एक्सरसाइज कि पहले स्क्वायर करेंगे फिर सी और डी मानेंगे, तो उस तरह भी आप इसे एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम √2 को पहले प्रूफ कर चुके हैं और जानते हैं b/a एक रेशनल नंबर है, पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 7√5, इसे हमें इनरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि माना कि हमारा 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये जब परिमेय संख्या है तो इसे आप a/b के रूप में लिख सकते हैं। b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a और b एक पूर्णांक है, a और b में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अर्थात कॉमन फैक्टर जो हमारा है एक के अलावा कुछ और भी नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे 7/√5 = a/b। तो 7 को जब इधर ले जाएंगे, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, तो 7 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 = a/7b। अब a/7b ये पूरी तरह से क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर इसके बराबर है, तो क्या ये भी रेशनल नंबर है? यही कह रहा है कि a/b पूर्णांक है, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटि कल्पना के कारण हुआ है, अर्थात जो हम मान लिए थे उसकी वजह से हमारा ये आ रहा है कि √5 को भी ये रेशनल नंबर बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम मानेंगे कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 पर। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ करना है 6 + √2 एक इनरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 = a/b होगा। a और b एक पूर्णांक है, a और b एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 6 + √2 = a/b। तो 6 को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 = a/b - 6 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अब हम फिर से जानते हैं कि √2 = a - b6/b।
ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि इधर को पूरी तरह से ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा कि 6/1 ले लेंगे, b को नीचे एलसीएम ले लेंगे इसका, और b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसके साथ गुणा करेंगे। तो b का b के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे, b का 1 से डिवाइड करेंगे तो b आएगा, और b को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो b 6 आएगा। अर्थात हमारे पास एक्सप्रेशन आता है कि √2 = a माइनस 6b अपॉन b। तो अब हमारा पास ये आने के बाद हम देखते हैं कि ये जो पूरा नंबर है, a भी हमारा पूर्णांक है, b हमारा पूर्णांक है, और 6 तो ऑलरेडी पूर्णांक है। तो इसलिए ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अर्थात ये सारा नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। जब रेशनल नंबर ये कहलाएगा तो ये कह रहा है कि जब ये इसकी इक्वल टू है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। अर्थात क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्यों आया? ये हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, पर हमारे पास इस क्वेश्चन के थ्रू क्या आ रहा है कि ये परिमेय संख्या बता रहा है। ये हमारे पास ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने जो शुरू में माना था वो हमने गलत मान लिया था। यह विरोधाभास हमारी त्रुटि के कारण, कल्पना के कारण हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या कहलाए। लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जब तक आप पूरा वीडियो ना देखें तब तक आप कह नहीं सकते कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। मुझे उम्मीद है कि एक ही प्रकार के इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद सारे क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। धीरे धीरे आपका डाउट बढ़ा भी होगा। मेरा यही फंडा है कि मैं धीरे धीरे बच्चों को कंफ्यूज करता हूँ और क्लास खत्म होते होते सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इसके बाद भी कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा हुआ आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इस क्वेश्चन के पॉइंट यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, या कि जब टाइम ड्यूरेशन चल रहा है तो कि 20 मिनट 5 सेकेंड में ये जो सवाल किया गया था वो हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर से किसी और वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे और आपको डाउट पूरा क्लियर करना है, क्योंकि कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। तो बस आज का क्लास यहीं तक। हमारा 1.3 कंप्लीट हो गया। अब 1.4 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।